क्या आप भी मसूड़ों के मर्ज़ में मुब्तला हैं? आपके मसूड़ से खून निकलता है या सोजिश है, या आपको लगता है कि उनसे स्मेल आती है, या आपको लगता है कि आपके दांत वीक हो रहे हैं? तो इस तरह की तमाम बीमारियों की तशख़ीस के लिए, मुकम्मल मालूमात के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और जिसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि इसकी होम रेमेडी क्या है। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माजिद है और मेरी ग्रेजुएशन 2005 में है डी मोंट फॉरेंसिक कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की और आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई जॉइंड फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल एज सीनियर डेमोस्ट्रेटर। फिर मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को ज्वाइन किया और अब मैं अज़हर नाहिद डेंटल कॉलेज में हूँ सुबह यूनिवर्सिटी में एज़ प्रोफेसर उसकी डेंटल फैकल्टी में। इवनिंग में मेरा अपना सेटअप है फैसल टाउन में जो मैं रन करता हूँ। वहाँ पे तमाम डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ब्लीडिंग गम्स, गम से मसूड़ों से खून का निकलना। सबसे पहले तो आप ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि गम से ब्लड का निकलना कभी भी नॉर्मल नहीं है। जब भी कभी मसूड़ों से खून आएगा इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ब्लीडिंग क्यों होती है? सबसे कॉमन रीज़न यही होती है कि कुछ वहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं और उनके रिस्पांस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, और उस सोजिश की वजह से वहाँ से खून निकलता है। अब ब्लीडिंग इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन 99% केसेस में जो वजूहात होती हैं वो हैं डिपॉजिट्स, जिसको हम कहते हैं प्लैक एंड कैलकुलस। कैलकुलस को टॉर्टर भी कहते हैं। मेन तो वजह ब्लीडिंग की प्लैक होता है, लेकिन कैलकुलस उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। अब प्लैक बनने की स्पीड पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करती है। कुछ लोगों में बहुत स्पीड से प्लैक बन रहा होता है, कुछ लोगों में प्लैक बनने की स्पीड कम होती है। सिमिलरली कुछ लोग प्लैक को ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के गम्स प्लैक को उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो ब्लीडिंग का कॉज है वो प्लैक ही होता है। इसके बाद जो अनकॉमन कॉजेज़ में आ जाते हैं वो हैं कोई फ़िज़िकल इंजरी होना। अब फ़िज़िकल इंजरी मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हो सकती है, जैसे टूथ ब्रशिंग की वजह से हो सकता है, अग्रेसिव फ्लॉसिंग की वजह से हो सकता है, इंटरडेंटल ब्रशिंग की वजह से हो सकता है, कोई मुंह में कोई आपने प्रोस्थेसिस पहना हुआ है, कोई डेंचर पहना हुआ है, उसकी फ़िटिंग प्रॉपर नहीं है, कोई ऑर्थो अप्लायंस पहनी हुई है, उसकी फ़िटिंग प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ रीज़न है जो कि कोई फ़िज़िकल इंजरी कॉज कर सकते हैं। अदर अनकॉमन कॉजेज़ में क्या आता है? आपकी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, और कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं, ल्यूकीमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया। ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो कि गम से ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सी मेडिकल कंडीशन है, जैसे प्रेगनेंसी होगी, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर। इन केसेस में भी थोड़ी सी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है गम से ब्लीडिंग होने की। डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी ख़ुद तो ब्लीडिंग कॉज नहीं करवाती गम से, लेकिन इन कंडीशन में बॉडी का रिस्पॉन्स ज़्यादा हो जाता है प्लैक को, इस वजह से थोड़ी सी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है ब्लीडिंग होने की। अब इन तमाम सूरत हाल में करना क्या है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो कॉज है उसको ठीक किया जाए। कॉज जैसे हमने पहले डिस्कस किया 99% केसेस में, बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा केसेस में, बिकॉज डिफरेंट लिटरेचर इसके रेशो डिफरेंट शो करते हैं। तो जो मेन कॉज है वो है डिपॉजिट्स, प्लैक एंड कैलकुलस। प्लैक एक सॉफ्ट डिपॉजिट होता है जिसको आप आराम से ब्रशिंग से रिमूव कर सकते हैं, और तो प्लैक को रिमूव करने के लिए यू नीड टू ब्रश योर टीथ प्रॉपरली। टीथ के तमाम एरियाज़ को ब्रश होना चाहिए, और कभी कभार टीथ के दरमियान में गैप्स होते हैं, क्राउडिंग होती है, स्पेसिंग आगे होते हैं, तो जो आपकी रेगुलर ब्रशिंग है, कन्वेंशनल ब्रशिंग है, उन टीथ के दरमियान के एरिया को क्लीन नहीं कर पाते। तो उन एरियाज़ को क्लीन करने के लिए आपको इंटरडेंटल फ्लॉसिंग भी करना लाजमी होती है। अगर गैप ज़्यादा है तो आपको इंटरडेंटल ब्रशिंग भी उसमें ऐड करना होता है, क्योंकि टीथ के तमाम सर्फेसेस पे ब्रश टच करना लाजमी है। टीथ के सब वही एरियाज़ क्लीन होंगे जहाँ पे आपका ब्रश टच कर रहा होगा। अगर आपका ब्रश टच नहीं करेगा तो
वहाँ पे प्लैक डिपॉजिट्स रह जाएंगे, तो वो एरिया वहाँ पे उसके रिस्पॉन्स पे इन्फ्लेमेशन भी कॉज होगी और फिर ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो अदर डिपॉजिट्स में आ जाते हैं कैलकुलस हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं जो कि काफ़ी फर्मली एडहेयर किए होते हैं, स्टिक किए होते हैं टीथ के साथ। उनको आप ब्रशिंग से या फ्लॉस से या इंटरडेंटल ब्रशिंग से रिमूव नहीं कर सकते, इवन के विद द हेल्प ऑफ माउथ वॉश और टूथपेस्ट भी आप उनको रिमूव नहीं कर सकते। अगर कैलकुलस डिपॉजिट्स प्रेजेंट हैं तो उनको रिमूव करवाने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल केयर की ही ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करना होता है ताकि वो उनको प्रॉपर्ली इवेल्यूएट कर सकें और बता सकें कि आपको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और वो फिर उस प्रोसीजर के थ्रू उन तमाम डिपॉजिट्स को रिमूव करवा देते हैं। अब अगर कोई इंजरीज हैं, आपकी ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर नहीं है, या आप अग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं, या कोई डेंचर है उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं है, कोई ऑर्थो अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं जो पे कहीं पे आपको इरिटेट कर रही है, कहीं पे हर्ट करती है, उन तमाम की फ़िटिंग को एडजस्ट करवाना वो मैंडेटरी होता है। इसी तरह अगर आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उनको आपको ठीक करवाना है। अगर कोई विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, विटामिन के की डेफिशिएंसी है, तो उनके सप्लीमेंट्स यूज़ करने होते हैं। इन प्रेगनेंसी में आप क्या करते हैं कि आपका प्लैक कंट्रोल मेजर्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना अच्छा प्लैक को कंट्रोल करेंगे उतना प्रेगनेंसी की वजह से आपका रिस्पॉन्स प्लैक को वो नॉर्मल रहेगा। अदरवाइज देयर इज इंक्रीज, जैसे हमने पहले बात की, देयर इज इंक्रीज रिस्पॉन्स टू प्लैक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। सिमिलरली डायबिटीज़ में भी आपने क्या करना है कि आप अपने बेस्ट वही है आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें, और शुगर के कंट्रोल के साथ प्लैक को कंट्रोल करना होता है। बिकॉज़ अगर वहाँ पे प्लैक होगा तो डायबिटिक पेशेंट में बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी प्लैक को। अगर प्लैक नहीं है तो डायबिटीज़ इटसेल्फ ब्लीडिंग कॉज नहीं करवा सकती। ये तो हमने सारी प्रोफेशनल केस की बात कर ली। अब होम रेमेडी की भी बात कर लें कि जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ब्लीडिंग के लिए जो सबसे कॉमन वजह है वो डिपॉजिट्स ही हैं। तो उन डिपॉजिट्स को रिमूव करने के लिए अगर तो सॉफ्ट डिपॉजिट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लैक, तो उसको आप प्रॉपर ब्रशिंग से रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपके गैप्स हैं तो इंटरडेंटल क्लीनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ माउथ वॉश और फ्लॉस यूज़ कर लेंगे। और अगर हार्ड डिपॉजिट्स हैं उसको आप खुद से क्लीन नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको किसी डेंटिस्ट को कंसल्ट करना है। बट फॉर द टाइम बिंग आप क्या कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर रिंजेस यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, या बेकिंग सोडा के साथ आप टूथब्रशेस वगैरह कर सकते हैं, या डिफरेंट माउथ वॉशेस हैं क्लोरहेक्सिडीन के फॉर्म में, या फिर आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो डाइल्यूट करके आप यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, फॉर द टाइमिंग इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देंगे। जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तो टेम्प्रेरी तौर पे आपकी ब्लीडिंग कम हो जाएगी। परमानेंट सोल्यूशन उसका यही है कि जब तक उन डिपॉजिट्स को रिमूव नहीं किया जा सकता, जब तक उनको डिपॉजिट को रिमूव नहीं करेंगे तब तक आपकी वो ब्लीडिंग परमानेंटली ख़त्म नहीं होगी। अगर आपको फिज़िकल या ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।